बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे प्राइम टाइम शो न्यूज नाइट में। आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा और आज न्यूज नाइट में बात होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजस्थान और मध्य प्रदेश दौरे की, जब इन राज्यों को मिली विकास परियोजनाओं की बड़ी सौगात। होगी चर्चा विकास बनाम भ्रष्टाचार के मुद्दे पर। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर बोला जोरदार हमला। तुष्टीकरण को बताया कांग्रेस की पहली और आखिरी नीति। कहा महिलाओं और दलितों के खिलाफ अत्याचार में नंबर 1 है राजस्थान। धार्मिक जुलूसों पर होती है पत्थरबाजी। प्रधानमंत्री ने राजस्थान में लगभग 5,000 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। आईआईटी जोधपुर परिसर राष्ट्र को किया समर्पित। कहा राजस्थान विकसित होगा तो विकसित होगा भारत। पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश को दिया लगभग 12,600 करोड़ की परियोजनाओं का उपहार। कहा 2014 से पहले कांग्रेस के नेताओं की तिजोरियों में जाता था गरीबों का पैसा। भाजपा सरकार ने कांग्रेस के भ्रष्ट तंत्र को किया ध्वस्त। पांच दिन की ईडी की हिरासत में भेजे गए आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह। शराब घोटाले में करोड़ों रुपए के लेन देन के आरोप में कल हुई थी गिरफ्तारी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा असल सरगना की गिरफ्तारी अभी है बाकी। आम आदमी पार्टी का कई शहरों में प्रदर्शन। गृह मंत्री अमित शाह ने आतंक के पूरे इकोसिस्टम को ध्वस्त करने की जरूरत पर दिया बल। कहा पिछले 9 वर्षों में देश में आतंकवाद के सभी स्वरूपों पर मजबूती से कसी गई है नकेल। दिल्ली में एनआईए के एंटी टेरर सम्मेलन का किया उद्घाटन। सिक्किम में युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य जारी। आपदा में फंसे नागरिकों और पर्यटकों को भी मुहैया कराई जा रही है मदद। राष्ट्रपति ने मुख्यमंत्री को फोन कर ली ताजा हालात की जानकारी। और खेलों में एशियाई खेलों में भारत ने आज झटके 3 स्वर्ण सहित कुल 5 पदक। तीरंदाजी में भारत की पुरुष व महिला कंपाउंड टीमों ने लगाया गोल्ड पर निशाना। स्क्वॉश में दीपिका और हरिंदर की जोड़ी ने जीता स्वर्ण। सौरव घोषाल ने हासिल किया रजत। और भारत की मेजबानी में आईसीसी क्रिकेट विश्व कप का आगाज। पहले मैच में इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड के सामने रखा 283 रन का लक्ष्य। जवाब में न्यूजीलैंड की ठोस शुरुआत। तो आइए शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री के राजस्थान दौरे की खबर से। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान को विकास की बड़ी सौगात देते हुए 5,000 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का शिलान्यास किया और उन्हें राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने कहा कि रेलवे के विकास के लिए राजस्थान को लगभग 95 अरब रुपए आवंटित किए गए और ये पिछली सरकार के वार्षिक औसत बजट से भी करीब 14 गुना अधिक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वतंत्रता के बाद से 2014 तक राजस्थान में लगभग 600 किलोमीटर रेल लाइन का ही विद्युतीकरण हुआ, जबकि पिछले 9 वर्षों में 3,700 किलोमीटर से अधिक रेल लाइन का विद्युतीकरण किया गया। आज मारवाड़ की पवित्र धरती जोधपुर में कई बड़े विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। बीते 9 वर्षों में हमने राजस्थान के विकास के लिए जो निरंतर प्रयास किए हैं उनके परिणाम आज हम सब अनुभव कर रहे हैं, देख रहे हैं। भारत सरकार आज राजस्थान में हर दिशा में, चहुं दिशा में रेल और रोड समेत हर क्षेत्र में तेज गति से काम कर रही है। इसी साल रेलवे के विकास के लिए करीब 9,500 करोड़ रुपए का बजट राजस्थान को दिया गया है।
आज रोड और रेल की जिन परियोजनाओं को शुरू किया गया, उनसे विकास के इस अभियान को और गति मिलेगी। रेल लाइनों के दोहरीकरण से यात्रा में लगने वाला जो समय है वो कम होगा और सुविधा भी बढ़ेगी। मुझे जैसलमेर दिल्ली एक्सप्रेस ट्रेन और मारवाड़ खामली घाट ट्रेन को हरी झंडी दिखाने का भी सौभाग्य मिला है और कुछ दिन पहले मुझे वंदे भारत के लिए भी मौका मिला था। आज यहां रोड के 3 प्रोजेक्ट का भी शिलान्यास। आज जोधपुर और उदयपुर एयरपोर्ट के नए पैसेंजर टर्मिनल बिल्डिंग का शिलान्यास हुआ है। इन सभी विकास कार्यों से इस इलाके की लोकल अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। हमारा प्रयास है राजस्थान एजुकेशन के साथ साथ मेडिकल और इंजीनियरिंग की दृष्टि से भी नई ऊंचाइयों को प्राप्त करने वाला एक अच्छे से अच्छा हब बने। इसके लिए एम्स जोधपुर में ट्रॉमा, इमरजेंसी और क्रिटिकल केयर की एडवांस सुविधाओं को विकसित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत जिला अस्पतालों में भी क्रिटिकल केयर बॉक्स बनाए जा रहे हैं। मुझे खुशी है कि एम्स जोधपुर और आईआईटी जोधपुर ये संस्थान आज राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे देश के प्रीमियर इंस्टीट्यूट बन रहे हैं। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश में भी थे, जहां प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस पर तीखा हमला किया। उन्होंने मध्य प्रदेश की जनता को आश्वस्त किया और कहा कि वो ना तो कांग्रेस को देश का खजाना लूटने देंगे और ना ही कांग्रेस नेताओं को अपनी तिजोरियां भरने देंगे। प्रधानमंत्री ने गुरुवार को मध्य प्रदेश में 12,600 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया और जनसभा को संबोधित किया। मां नर्मदा की इस पुण्य भूमि को प्रणाम करते हुए, श्रद्धापूर्वक नमन करते हुए मैं आज जबलपुर का एक नया ही रूप देख रहा हूं। मैं देख रहा हूं जबलपुर में जोश है, महाकौशल में मंगल है, उमंग है, उत्साह है। ये जोश, ये उत्साह दिखाता है कि महाकौशल के मन में क्या है। गुरुवार को मध्य प्रदेश का जबलपुर प्रधानमंत्री के भव्य स्वागत और विकास परियोजनाओं की नई सौगात का गवाह बना। पीएम ने राज्य को 12,600 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उपहार दिया। उन्होंने जबलपुर की धरती पर वीरांगना रानी दुर्गावती को नमन किया। रानी दुर्गावती की 500वीं जयंती के अवसर पर उन्होंने रानी दुर्गावती स्मारक और उद्यान का शिलान्यास किया। साथ ही पीएम ने दुर्गावती स्मारक डाक टिकट और सिक्के भी जारी किए। पीएम ने जिन परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया वो सड़क, रेल, गैस पाइपलाइन, आवास और स्वच्छ पेयजल से जुड़ी हुई हैं। इस अवसर पर अपने संबोधन में पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश के विकास को सराहा। पीएम ने कांग्रेस की पुरानी सरकारों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया कि उनकी कटकी बंद हो गई है, कमीशन बंद हो गया है। मोदी ने आकर के सब साफ कर दिया। न गरीबों का पैसा लूटने दूंगा, ना ही कांग्रेस का खजाना, कांग्रेस के नेताओं की तिजोरी भरने दूंगा मैं। हमने जनधन, आधार और मोबाइल की ऐसी त्रिशक्ति बनाई कि कांग्रेस का भ्रष्ट तंत्र तहस नहस हो गया। पीएम मोदी ने इंदौर में लाइट हाउस प्रोजेक्ट के तहत निर्मित 1,000 से अधिक घरों का भी उद्घाटन किया।
पीएम ने मंडला, जबलपुर और डिंडोरी जिलों में 2350 करोड़ रुपए से अधिक की कई जल जीवन मिशन परियोजनाओं की आधारशिला रखी। पीएम ने मध्य प्रदेश में सड़क बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए 4800 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास किया। उन्होंने 1850 करोड़ रुपए से अधिक की रेल परियोजनाएं भी राष्ट्र को समर्पित की। पीएम ने कहा कि खेल के मैदान से खेत खलियान तक भारत का परचम बुलंद हो रहा है। पीएम ने मध्य प्रदेश के युवाओं से विकास यात्रा को न रुकने देने का आह्वान किया। मेरे नौजवानों, मेरे शब्द लिखो। मध्य प्रदेश आज एक ऐसे मुहाने पर है जहां विकास में कोई भी रुकावट, उसके विकास की गति में कोई भी गिरावट 20-25 साल के बाद भी लौटेगी नहीं। सब कुछ तबाह हो जाएगा और इसलिए विकास की गति को रुकने नहीं देना है, अटकने नहीं देना है। ये 25 साल आपके बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने विजयपुर औरैया फूलपुर पाइपलाइन परियोजना भी राष्ट्र को समर्पित की। 352 किलोमीटर लंबी ये पाइपलाइन 1750 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनाई गई है। पीएम ने मुंबई नागपुर झारसुगुड़ा पाइपलाइन परियोजना के नागपुर जबलपुर खंड की आधारशिला रखी। उन्होंने जबलपुर में करीब 147 करोड़ रुपए की लागत से बने नए बॉटलिंग प्लांट का भी लोकार्पण किया। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कांग्रेस की पहले की सरकारों पर जनजातीय विकास की अनदेखी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने जनजातीय समाज के कल्याण के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं। जबलपुर से कुमार आलोक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो प्रधानमंत्री ने जहां एक ओर अपनी सरकार के द्वारा किए गए विकास कार्यों की रूपरेखा सामने रखी, तो वहीं राजस्थान की कांग्रेस सरकार पर भी प्रधानमंत्री ने जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी राजस्थान को देश के विकास का इंजन बनाने के लिए संकल्पबद्ध है। प्रधानमंत्री ने राजस्थान के जोधपुर में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज जोधपुर और मारवाड़ के लोगों को कई उपहार मिले हैं। चुनावी रण के लिए तैयार हो रहे राजस्थान में प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार को कांग्रेस पर जोरदार हमले किए। भ्रष्टाचार, दंगों, धार्मिक जुलूसों पर पत्थरबाजी और कुर्सी की खींचतान को लेकर पीएम मोदी ने अशोक गहलोत सरकार पर जमकर प्रहार किया। पीएम ने राज्य की कांग्रेस सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया। पीएम ने कहा कि कांग्रेस को कानून व्यवस्था से ज्यादा अपने वोट बैंक की फिक्र है। जब यहाँ हिंसा हो रही थी, निर्दोष लोग मारे जा रहे थे, तो कांग्रेस के नेता क्या कर रहे थे? क्या कांग्रेस की पहली और आखिरी नीति सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण ही है क्या? रामनवमी, परशुराम जयंती, हनुमान जयंती, कोई भी त्योहार ऐसा नहीं है जिसमें राजस्थान से पत्थरबाजी की खबरें न आती हो। लाल डायरी का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि इस लाल डायरी की जांच के लिए राजस्थान में भाजपा सरकार जरूरी है। पीएम ने कहा कि कांग्रेस ने राज्य के युवाओं को पेपर लीक माफिया के हवाले कर दिया है, लेकिन जब भाजपा सरकार गठित होगी तो इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने महिलाओं और दलितों के विरुद्ध अत्याचार के मामले में राजस्थान को नंबर 1 बना दिया है। कांग्रेस ने महिलाओं और दलितों के विरुद्ध अत्याचार के मामले में राजस्थान को नंबर 1 बना दिया है। कांग्रेस ने नशे के कारोबार को कैसे खुली छूट दे दी है, वो भी राजस्थान का बच्चा बच्चा जानता है। क्या इसलिए आपने कांग्रेस को वोट दिया था? क्या ये बर्बादी करने के लिए कांग्रेस को वोट दिया था? ये राजस्थान को तबाह करने के लिए कांग्रेस को वोट दिया था? ये राजस्थान को लूटने के लिए कांग्रेस को वोट दिया था? भाइयों, इसलिए ये मेरा मारवाड़ कह रहा है, भाजपा को लाएंगे, राजस्थान को बचाएंगे। पीएम मोदी ने कोविड से लड़ाई में भारतीय वैज्ञानिकों के योगदान को दिखाने वाली फिल्म
द वैक्सीन वॉर का भी उल्लेख किया। पीएम ने कहा कि हर भारतीय को अपने वैज्ञानिकों की उपलब्धियों पर नाज है। पीएम ने कहा कि कांग्रेस भाजपा का विरोध करते करते भारत का विरोध करने लगी है। पीएम ने उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर की कीमत में कमी के फैसले को बहनों के लिए तोहफा बताया। रक्षाबंधन के दौरान हमारी सरकार ने उज्ज्वला लाभार्थियों के लिए गैस सिलेंडर 400 रुपये तक सस्ता किया था और अब नवरात्रि, दशहरे, दीपावली से पहले उज्ज्वला सिलेंडर को 100 रुपये और सस्ता कर दिया गया है। मुझे विश्वास है कि इससे आप सभी बहनें त्योहारों को ज्यादा उमंग से मना पाएगी। जोधपुर में पीएम मोदी का शानदार स्वागत किया गया। लोगों ने पीएम मोदी का दिल खोलकर अभिनंदन किया। पीएम मोदी ने सभी का हाथ हिलाकर अभिवादन किया और इस प्रेम के लिए आभार जताया। चंद्रशेखर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो जाहिर है कि विकास की जो परियोजनाएं राजस्थान, मध्य प्रदेश और विभिन्न राज्यों को मिल रही हैं, ये भी दिखाती है कि पिछले 9 वर्षों में जिस तरीके से केंद्र सरकार ने पूरे देश का विकास किया, वैसे ही कोई राज्य भी विकास में छूटे ना, इस बात की भी प्रतिबद्धता स्पष्ट है। लेकिन जब हम विकास की बात करते हैं तो इसके कई आयाम हैं, जिनमें से कुछ की तस्वीर आपके सामने रखना चाहेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री जब भी बात करते हैं तब 2014 से पहले जो विकास हुआ और 2023 तक का, 14 से 23 यानी 9 सालों के बीच जो विकास हुआ, इसकी तस्वीर को भी सामने रखते हैं, ये दिखाने के लिए कि रफ्तार क्या रही है विकास की। तो आइए आपके सामने ऐसे कुछ आंकड़े प्रस्तुत करना चाहेंगे जो ये दिखाते हैं कि केंद्र सरकार किस तरह से विकास के अलग अलग आयाम, कुछ उदाहरण आपके सामने जो दिखाते हैं रफ्तार क्या है विकास की। ऐसे में राष्ट्रीय राजमार्ग की एक तस्वीर आपके सामने रखें तो 2013-14 का आंकड़ा आपके सामने है 91,000 से कुछ ऊपर किलोमीटर, लेकिन 2023 तक आते आते ये 1,45,000 से भी ऊपर का किलोमीटर, यानी इस रफ्तार पर काम हुआ है। वही अगर हम हाई स्पीड कॉरिडोर की बात करें तो आज हम देख रहे हैं कि कई राज्यों में हाई स्पीड कॉरिडोर्स बन रहे हैं, लेकिन अगर 2014 की बात करें तब मात्र 353 किलोमीटर ही हाई स्पीड कॉरिडोर्स थे, लेकिन 2023 तक आते आते ये 3,000 किलोमीटर से भी अधिक हो चुके हैं, जो दिखाता है कि रफ्तार पकड़े तो विकास संभव है। वहीं अगर हम आपके सामने हाई स्पीड कॉरिडोर से आगे बढ़ते हुए ग्रामीण सड़कों की तस्वीर रखें, गांवों तक सड़कें पहुंचाने की बात करें तो 2014 तक की बात करें तो ये 3,81,000 से कुछ ऊपर किलोमीटर है, यानी प्रतिदिन लगभग 80 किलोमीटर। लेकिन 2023 तक आते आते रफ्तार प्रतिदिन 91 किलोमीटर और दुगनी से ज्यादा हो गई है, यानी 7,42,000 से भी अधिक ग्रामीण सड़कें हमारे गांवों के कोने कोने तक पहुंच रही हैं। ये सड़कें भारतीय रेल का भी एक उदाहरण, हालांकि बहुत से आयाम भारतीय रेल ने इन 9 सालों में लक्ष्य हासिल किए हैं, लेकिन बजटीय आवंटन का ही देख ले अगर आप तो 2013-14 में जो 28,000 करोड़ के ऊपर कुछ था, वही 2023-24 तक आते आते ये 2,40,000 करोड़। जाहिर है कि ये बजटीय आवंटन, इसका प्रयोग भी किया जा रहा है, जो दिखाता है सरकार की प्रतिबद्धता। वहीं अगर हम माल ढुलाई की बात करें, जिससे रेवेन्यू आता है, जिससे अर्निंग होती है, आमदनी होती है रेलवे की, माल ढुलाई की बात करें तो हम देखें 2013-14 तक जहां ये 1,000 मीट्रिक टन के लगभग था, तो वहीं 2022-23 तक आते आते ये 1,500 मीट्रिक टन से भी अधिक हो गया है। विद्युतीकरण की बात करें, क्योंकि सरकार का यह प्रयास है कि अलग अलग ट्रैक्स को विद्युतीकरण किया जाए, उनकी इलेक्ट्रिफिकेशन की जाए। 2013-14 610 आरकेएम यानी रूट्स किलोमीटर्स, लेकिन 2022-23 तक आते आते ये 6,565 आरकेएम यानी रूट किलोमीटर्स हमने ये लक्ष्य हासिल किया है। एक और तस्वीर आपके सामने नागरिक उड्डयन की रखते हैं तो हवाई अड्डों की ही बात कर लें, 2014 तक हमारे पास मात्र 74 हवाई अड्डे थे, 2023 तक आते आते ये 148 हो गए हैं। स्वच्छता कवरेज, ये उदाहरण हम सबके सामने है, जन भागीदारी ने इसको संभव कर दिखाया। 2013 में मात्र 40%, 2023 तक आते आते हमने 100% लक्ष्य हासिल किया, यानी खुले में शौच से मुक्त हो चुका है पूरा देश। नल से जल एक महत्वाकांक्षी योजना जो 2018 में ही जिसकी शुरुआत हुई, लेकिन अगर आप एक बात देखें तो 2019 में जब ये शुरुआत हुई उस वक्त पे 3 करोड़, 3.25 करोड़ के लगभग जो परिवार थे उन्हीं के पास
नल से जल आ रहा था, लेकिन 2023 तक आते आते 65% कवरेज हो चुकी है, यानी 12 करोड़ 71 लाख परिवारों तक ये पहुंच चुका है। 65.5% तक हम देश में ये नल से जल दे चुके हैं। लक्ष्य हासिल करने की ओर अग्रसर है सरकार। तो वहीं दूरसंचार का एक छोटा सा उदाहरण कि मोबाइल ब्रॉडबैंड की अगर हम बात करते हैं तो 2014 तक जहां ये मात्र 4.5 करोड़ लोगों तक ही था, तो वहीं 2021 तक आते आते 81 करोड़ से अधिक लोगों तक ये ब्रॉडबैंड सेवा, मोबाइल ब्रॉडबैंड सेवा पहुंच चुकी है। कुछ आंकड़े जो कम से कम ये जरूर एक बड़ी तस्वीर स्पष्ट करते हैं कि किस तरीके से 9 सालों में ही विकास को इतनी रफ्तार दी है केंद्र सरकार ने कि ये आंकड़ों में झलक रही है। लेकिन क्या मायने हैं इसके, क्योंकि यही आंकड़े हैं जो प्रधानमंत्री भी अपनी विभिन्न रैलियों में सामने रख रहे हैं। करेंगे इस पर चर्चा, लेकिन फिलहाल यहां वक्त एक ब्रेक का। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर नहीं, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। होंगे बच्चे स्वस्थ, फले फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। दिन तिनक दिन तिनक दिन दिन तिनक दिन तुम जाना दिन। अरे गोविंदा जी, आप यहाँ? हाँ बबुआ, हम यहाँ। पर तुम क्या छुपा रहे हो वहाँ? कुछ भी तो नहीं। जब दांत खाज की खुजली पे ना हो काबू तो उसे गमछे से नहीं छुपाते बाबू। तो फिर उसे भगाए कैसे? जालिम लोशन लगाकर दांत खाज की खुजली एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। बहुत हार्ड वर्क करते हो, मेरी तरह स्मार्ट वर्क करो। क्यों, लॉटरी लगी है? लॉटरी समझो, शेयर मार्केट की एक मस्त स्कीम में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, गारंटीड हाई रिटर्न्स आएंगे। आपके गारंटीड हाई रिटर्न्स कोई करण अर्जुन नहीं है जो जरूर आएंगे? मतलब? बाबा, शेयर मार्केट में जोखिम होता है, कोई भी गारंटीड हाई रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता, ये गैर कानूनी है। अच्छा? हाँ। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। तो ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार जहां एक ओर अपनी सरकार के द्वारा किए गए विकास कार्यों को सामने रख रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष के द्वारा, कांग्रेस के द्वारा, अन्य सरकारों के द्वारा जो काम नहीं किए जा रहे और जिस तरीके से भ्रष्टाचार, परिवारवाद को आगे बढ़ाया जा रहा है, उस पर भी निशाना साध रहे हैं। जिससे जुड़ा है हमारा आज का विशेष, जो कहता है विकास बनाम भ्रष्टाचार बना पीएम का मंत्र। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हैं अनंत विजय जी, वरिष्ठ पत्रकार, साथ ही रामकृपाल सिंह जी, आप भी वरिष्ठ पत्रकार। दोनों मेहमानों का हम स्वागत करते हैं। अनंत विजय जी, अगर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इन भाषणों को सुनते हैं, हम देख रहे हैं कि विभिन्न राज्यों में जाकर वो इस बात को सामने रख रहे हैं। ऐसे में ये जो नैरेटिव सामने आ रहा है, विकास बनाम भ्रष्टाचार, विकास बनाम परिवारवाद, विकास बनाम जातिवाद, आंकड़ों के साथ पीएम जब ये तस्वीर सामने रखते हैं, क्या विपक्ष इसकी काट निकाल पाएगा? देखिए, ये बहुत ही संतुलित तरीके से, ममता, अगर आप देखें तो बहुत ही संतुलित तरीके से प्रधानमंत्री अपने भाषणों में इसका उल्लेख करते हैं। पहले जनता को ये बताते हैं कि ये विकास के इतने काम हुए, जैसे आज राजस्थान में देखिए या जबलपुर में देखिए, तो उन्होंने विकास के काम गिनाए। अभी बहुत विस्तार से आपने बताया भी कि उनके कार्यकाल में कितने विकास के काम हुए। लेकिन अगर आप इन चुनावी रैलियों में देखें तो प्रधानमंत्री ने बहुत ही संतुलन रखा है कि विकास और भ्रष्टाचार के बारे में लोगों को बताया जाए। बहुत ही दिलचस्प दो बातें उन्होंने भ्रष्टाचार को लेकर कही। उन्होंने कहा कि मैं न देश का खजाना लुटने दूंगा और न कांग्रेसियों का खजाना भरने दूंगा। पहले वो कहते थे न खाऊंगा न खाने दूंगा, और इसको उन्होंने साबित भी किया अपने 9.5 वर्ष के कार्यकाल में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरकार में एक भी भ्रष्टाचार का सामने नहीं आना एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर रेखांकित किया जा सकता है, क्योंकि इसके पहले की जो सरकारी थी उसमें हर साल में, हर कार्यक्रम में हर प्रकार के घोटाले थे। अब आपने देखिए G20 जैसा इतना शानदार और इतना बड़ा कार्यक्रम
इस देश ने आयोजित किया, लेकिन कहीं भी किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार का कोई छींटा नहीं लगा। दूसरी जो एक बात राजस्थान में आज उन्होंने बहुत बहुत महत्वपूर्ण कही, जिसकी ओर सबका ध्यान जाना चाहिए, कि 11 करोड़ ऐसे फर्जी सरकारी कर्मचारियों का पता लगाकर उनको नौकरी से हटाया गया जिन्होंने कभी जन्म ही नहीं लिया। तो ये जो भ्रष्टाचार को समूल जड़ से समाप्त करने की मुहिम है, देखिए ये कोई ऐसा जादू की छड़ी नहीं है कि घुमाया प्रधानमंत्री ने और एक दिन में खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये बड़े लंबे कालखंड में 60 से 75 साल, हम आजादी के अमृत काल में 75 साल की जो हमारी लिगेसी है भ्रष्टाचार की, जीप घोटाले से लेके बोफोर्स घोटाले तक और CWG घोटाले तक, बड़ी जो लिगेसी है, लोगों को ये लगता है कि भ्रष्टाचार के बिना कोई काम ही नहीं हो सकता। इस काम को समाप्त करने के लिए बहुत ही एक कंसर्टेड और एक समग्र नीति बनाकर उस पर भ्रष्टाचार पर आक्रमण करना होगा। आनंद जी, इसीलिए प्रधानमंत्री ये उदाहरण के साथ सामने रख रहे हैं कि कैसे सिलसिलेवार ढंग से कदम उठाए गए। उन्होंने आधार की बात की, मोबाइल की बात की, कि किस तरीके से कदम उठाए गए और तब जाकर भ्रष्टाचार को नियंत्रित कर पाए हैं हम। लेकिन रामकृपाल जी, आज प्रधानमंत्री जोधपुर में थे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का गढ़ माना जाता है जोधपुर, लेकिन खुद मुख्यमंत्री वहां उपस्थित नहीं थे, विशेषकर तब जब राज्य को हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात मिल रही थी। क्या ये विकास बनाम राजनीति का उदाहरण माना जा सकता है? देखिए, निश्चित तौर पर एक प्रोटोकॉल होता है, रहना तो चाहिए था, क्योंकि योजनाएं किसी पार्टी की नहीं होती हैं, योजना सरकार की तरफ से होती है, कोई भी सरकार में है, और वो आम जनता के लिए होती है। तो अब ठीक है, इलेक्शन आ रहा है, कई तरह की राजनीति होगी, तमाम तरह की, बट जो प्रधानमंत्री ने आज एक बात जिसका आनंद जी अभी जिक्र कर रहे थे और मैं भी, देखिए प्रधानमंत्री जी के पास आज गिनाने के लिए वो सब चीजें हैं, क्योंकि जनता उनको ऑलरेडी देख चुकी है, महसूस कर चुकी है। क्योंकि विकास जो होता है वो देखा जाता है, महसूस किया जाता है, इसलिए गर्व से प्रधानमंत्री जी बहुत साधिकार वो तमाम चीजें कह रहे हैं। जैसे कि आज की तारीख में इतना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है कि जो लोग अपने क्षेत्र में, गांव में हैं, वो उसका वहां का विकास भी देख रहे हैं, और ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टीवी, तमाम माध्यमों से उनको पूरी दुनिया दिखाई पड़ जाती है। तो वास्तव में जितना प्रगति हुई है, जैसे कि आपने ममता जी आपने जो डेटा दिया, वो अपने आप में एक आंखें खोलने वाला है। और देखिए, ये ही नहीं है, भारत की जनता तो उसको महसूस कर रही है, उन सड़कों पर, हाईवेज पर वो चल रही है। पूरी दुनिया में आप ये देखिए, पूरी दुनिया महसूस कर रही है। जिस तरह से मोदी जी का कद बढ़ा है, ऐसा नहीं है कि मोदी जी, क्यों आज सारे दुनिया के लोग मोदी जी को अपना नेता कह रहे हैं कि हाँ भाई ये हमारे हैं, कोई उनको बॉस कह रहा है, कोई उनको अपना अभिन्न मित्र कह रहा है। तो हिंदुस्तान की वो जो ताकत है, वो जो बढ़ रहा है, जिस तरह से विकास दिख रहा है, आप देखिए IMF और वर्ल्ड बैंक, ये हमारे यहाँ कहा जाता है कारपोरेट हैज ओनली ब्रेन नो हार्ट, उसके यहाँ कोई इमोशन नहीं होता। कारपोरेट आज इस बात को मान रहा है कि पूरी दुनिया में भारत सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, और ये दुनिया मान रही है कि कोई भारत को एक बहुत टॉप डेवलपिंग कंट्री, वो टॉप डेवलप कंट्री में आने से रोक नहीं सकता। जी, तो मेरा यह कहना है कि देश हो, विदेश हो, सामाजिक संस्थाएं हो, आर्थिक संस्थाएं हो, आर्थिक संगठन हो, कारपोरेट से लेकर के हर जगह तक जी, उनकी अगर ये तारीफ है तो फैक्चुअल है, और उन्होंने भी इसमें गलत नहीं किया। जब भी आप अपनी कोई बात रखते हैं, अपना अचीवमेंट, तो जाहिर सी बात है कि कहां से हम चले थे, कहां से उठे थे और कहां पहुंचे, तो इसका उन्होंने जिक्र किया। और इसका आकलन अब जनता को करना है कि जो तथ्य सामने रखे गए उनको किस परिप्रेक्ष्य में वो भी देखती है। लेकिन अनंत विजय जी, हमने ये भी देखा, क्योंकि कहा जाता है कि जो राज्यों के चुनाव होते हैं वो ज्यादातर स्थानीय मुद्दों पर भी केंद्रित होते हैं, हालांकि राष्ट्रीय स्तर पर देश क्या प्रगति कर रहा है, कहीं ना कहीं उसका भी प्रभाव देखा जा सकता है। लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने राजस्थान में जाकर राजस्थान की सरकार पर हमला किया, उन्होंने लाल डायरी की बात की, उन्होंने पेपर लीक की बात की,
उन्होंने महिला अपराध की बात की और भ्रष्टाचार के तमाम उदाहरण उन्होंने गिना दिए जनता के सामने कि जो हुए, जो खबरों में भी सुर्खियां बटोरते रहे हैं। हम दूसरी तरफ देख रहे हैं कि कांग्रेस के नेता भी रैली कर रहे हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा भी जमीन पर उतरी हुई हैं, मैदान में उतरी हुई हैं, वो भी अपनी रैली कई अलग जगह पर कर रही हैं। लेकिन कांग्रेस के खेमे में जो हलचल हो रही है इस वक्त, वो क्या संकेत देती है? क्योंकि पूरा विपक्ष कहीं ना कहीं अनकंफर्टेबल तो होता ही है जब आंकड़ों को, तथ्यों को सामने रखकर बात की जाती है। ममता जी, आपने बड़ी अच्छी बात कही, लेकिन मैं उसका उत्तर दूं उसके पहले एक बात आपको बताना चाहता हूं। प्रधानमंत्री ने आज अशोक गहलोत जी की अनुपस्थिति पर बड़ी अच्छी चुटकी ली। उन्होंने कहा मुख्यमंत्री जी इसलिए नहीं आए कि उनको भरोसा है कि मोदी आएगा तो सब काम हो ही जाएगा, इसलिए वो निश्चिंत होकर बैठे हैं। तो प्रधानमंत्री ने इस बात का नोटिस भी लिया कि मुख्यमंत्री नहीं थे, और जिसकी ओर रामकृपाल सर इशारा कर रहे थे कि वो एक प्रोटोकॉल होता है जिसका पालन और जिस मर्यादा का पालन मुख्यमंत्री को करना चाहिए। दूसरी बात जो आपने कही कांग्रेस पार्टी और उनके खेमे में जो दिखाई देता है, आपको याद होगा 2-3 महीने पहले गठबंधन का बहुत शोर मचा था, INDIA। मैं पिछले एक सप्ताह से ढूंढ रहा हूं ये गठबंधन कहां है, ये गठबंधन गया कहां। इस गठबंधन के जो अवयव थे या जो इनके आयाम थे, बहुत तेजी से 3 बैठकों तक इस गठबंधन की चर्चा होती रही और बड़ा मोमेंटम बनाया। लेकिन उस गठबंधन के नेताओं ने एक एक करके बिछड़े सभी बारी बारी। नीतीश जी आज कहां हैं, उनकी कोई रुचि इस गठबंधन में दिखाई नहीं पड़ती, कम से कम प्रत्यक्ष रूप से मुझे तो नहीं दिखाई पड़ती है। वो अपना एक अलग, क्योंकि उन्होंने नाम को लेकर ही आपत्ति जता दी थी। ममता जी कहां है किस गठबंधन में? गठबंधन का ऑफिस बनना था, गठबंधन का कामकाज होना था। और जब से मध्य प्रदेश में INDIA की रैली को कमलनाथ जी ने कांग्रेस के आला नेताओं, एक तरफ आप देखिए पवन खेड़ा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कि भोपाल में रैली होगी, और वो यहां उन्होंने कह दिया कि रैली स्थगित कर दी गई है। तो उस घटना के बाद से अगर आप देखें, ये घटना ये साबित करने के लिए काफी है कि, या संकेत देने के लिए काफी है कि कांग्रेस में जो क्षेत्रीय छत्रप है, अब कमलनाथ जी अपने बलबूते पर मध्य प्रदेश लड़ रहे हैं, और वो पता नहीं केंद्रीय नेतृत्व का कितना सुन रहे हैं, मुझे नहीं मालूम है। लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने रैली स्थगित कर दी, उससे INDIA गठबंधन के जो आगे बढ़ने की रफ्तार थी, वो उसमें एक ब्रेक सा लगा हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है मेरा आकलन आने वाले दिनों में कुछ उल्टा हो जाए, गलत हो जाए, लेकिन मैं आज की तारीख में एक विश्लेषक के तौर पर यह देखता हूं कि विपक्षी दलों का जो गठबंधन बना था, जितने शोर शराबे के साथ, जितने झाड़ फानूस लगा के और जितने एकत्र दिखने का प्रयास किया गया था, वो पटना में, बेंगलुरु में और मुंबई तक आते आते मुझे लगता है कि वो हाफने लगा है। अब पता नहीं आगे की कोई तिथि है नहीं है, क्या होगा, उनकी क्या योजना है, उनका क्या विजन है। चुनाव साथ मिलकर लड़ेंगे, क्योंकि आज कल के समाचार पत्र में मैंने पढ़ा कि उत्तर प्रदेश के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय राय जी, वो कह रहे हैं हम तो 80 सीटों पर उत्तर प्रदेश में लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल, विपक्षी खेमे में जी पूरे विपक्षी गठबंधन की बात करें तो जाहिर है कि इस तरीके की खबरें लगातार आ रही हैं, जिससे कि एक आम जन भी कंफ्यूज होता है कि आखिर ये करना क्या चाहते हैं। लेकिन रामकृपाल जी, आज प्रधानमंत्री ने तुष्टीकरण को लेकर भी विपक्ष पर निशाना साधा, और जाहिर है कि 2014 के पहले तक जो सीन था और अब जो सीन है वो बिल्कुल बदला हुआ है, तुष्टीकरण। लेकिन ये एक ऐसा आरोप है जिससे विपक्ष मुंह नहीं मोड़ सकता, कांग्रेस विशेष तौर पर। ऐसे में जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि पत्थरबाजी की खबरें आती हैं, धार्मिक जुलूसों पर पत्थरबाजी की जाती है, लेकिन साथ ही यह भी बात कही जाती है कि वादा खिलाफी भी कर रही है ये सरकारें। राजस्थान की बात करें तो चाहे हम किसानों के ऋण माफी की बात करें या फिर हम बेरोजगारी भत्ते की बात करें, वादा खिलाफी भी उनके सामने एक बड़ा आरोप। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, NDA, हम देखते हैं कि जो संकल्प पत्र लेकर आगे आते हैं, उस संकल्प पत्र पर ही वो आगे बढ़ते हैं और एक एक करके हर संकल्प को संपूर्ण करते हैं। ये कितनी बड़ी चुनौती है विपक्ष के सामने, कांग्रेस के सामने। अगर मैं बात करूं राजस्थान की, अगर हम बात करें तो ये कितनी बड़ी चुनौती है उनके सामने, क्योंकि संकल्प पत्र उनके लिए, भाजपा के लिए जरूर बहुत महत्वपूर्ण और वो उसको पूरा करते हैं, लेकिन कांग्रेस अगर वो झांकती है तो वो पाती है कि इसकी काट कहां से निकाल कर लाए। ये जवाब उन्हें भी ढूंढना है। आप कैसे देखते हैं इसे? देखिए ममता जी, आपने जो मूल प्रश्न पूछा कि विपक्ष का संकट क्या है, देखिए
विपक्ष का संकट विचारधारा का है। कारण यह है कि अब तक जिस नीति पर आप चले, अब वो संकट में विपक्ष इसलिए पड़ा हुआ है कि अचानक उससे अगर हटता है वो तो कहां जाएगा। क्योंकि देखिए, बीजेपी को कहिए या जनसंघ को कहिए, आज से नहीं, उनकी अपनी विचारधारा रही है और वो विचारधारा से कभी विमुख नहीं हुए। आइडियोलॉजी और डिप्लोमेसी यानी रणनीति और आपका आदर्श दोनों में संतुलन होता है, लेकिन कभी भी डिप्लोमेसी आइडियोलॉजी को सुपरसीड नहीं कर जी। लेकिन पक्ष जो यहां का रहा वो तुष्टीकरण की राजनीति पर चलता था। अब उनके सामने दिक्कत है, कि अगर इनको हम छोड़ दें तो हम कहीं ऐसा न हो कि न खुदा ही मिला न विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। इसीलिए 9 सालों में आप एक चीज देखिए, पूरा विपक्ष मिल करके भी आज तक 9 साल में एक एक पॉलिटिकल नैरेटिव नहीं कर सका कि हम इस तरह का हिंदुस्तान बनाएंगे, हमारा हिंदुस्तान ये होगा। क्योंकि देखिए, जब आप विकल्प बनाते हैं तो सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट शब्दों से काम नहीं चलता कि संविधान की रक्षा करेंगे, लोकतंत्र खतरे में है। और जी रामकृपाल जी, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है। और इसीलिए जब प्रधानमंत्री आंकड़ों के साथ, तथ्यों के साथ बात करते हैं तो विपक्ष के सामने सवाल गहरा जाता है कि उसको काट कहां से लेकर आए। फिलहाल वक्त इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया रामकृपाल जी, अनंत विजय जी, हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और न्यूज़ नाइट में यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद होगी बात 10 अक्टूबर तक ईडी हिरासत में भेजे गए संजय सिंह। दिखाएंगे खबर ब्रेक के बाद। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। होंगे बच्चे स्वस्थ भले फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। वाह भैया, तारी तो घनी धाकड़ पहचान से। अरे वाह मयंक, अरे तो धाकड़ पहचान हो रखी से। आजकल तो बड़े धाकड़ों से घनी पहचान हो रही हमारे मोहल्ले वालों की। सही कहे। मारी भी लग जाती सरकारी नौकरी अगर लोगों की तरह किसी धाकड़ आदमी से हमारी जान पहचान होती। हाँ भाई, धाकड़ से पहचान है भाई। कौन है यो धाकड़, ताऊ या मामा? अरे न ताऊ न मामा, धाकड़ है मोदी जी और मनोहर लाल जी। उन्होंने बिना खर्ची पर्ची के मेरिट पर भर्ती कराई। तेरी और तेरे दोनों साथियों की भी लग सकती है अगर मेरिट हो। अब हरियाणा में खर्ची और पर्ची का झंझट हुआ खत्म। सरकारी नौकरी में भर्ती की प्रक्रिया को आसान बनाया। हरियाणा में अब मेरिट पर मिलती है हर नौकरी। मेरिट पर 1,10,000 भर्तियां हुई और 60,000 नौकरियों में भर्ती का काम है जारी। धाकड़ हरियाणा, जो ठाना वो कर दिखाया। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें, गारंटीड रिटर्न से लाखों कमाएं। ये लिमिटेड ऑफर सिर्फ आपके लिए। नागिन की आंख में कैमरा फिट होता है। तुम भी क्या बकवास में यकीन करती हो? आप भी तो वही कर रहे हो पापा। शेयर मार्केट में कोई गारंटेड रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता। ऐसा कोई मैसेज, मेल या ऐड दिखे तो समझिए गलत है। ऐसे स्कीम निवेशक के साथ धोखा है और कानूनन अपराध भी। कितनी बार तो समझाया आपको। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। और ब्रेक के बाद बात आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई।
कल गिरफ्तारी और आज ईडी की हिरासत, ये कहानी है दिल्ली में शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी के बड़े नेता संजय सिंह की, जिनकी गिरफ्तारी के बाद अब राजधानी का सियासी पारा गरमाया हुआ है। आज संजय सिंह को कोर्ट में पेश किया गया, जिरह के बाद उन्हें 5 दिन की ईडी हिरासत में भेज दिया गया है। और वहीं संजय सिंह की गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने कई जगह पर प्रदर्शन किया। दिल्ली की एक अदालत ने बहुचर्चित दिल्ली शराब घोटाले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को 5 दिन की ईडी की हिरासत में भेज दिया है। प्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार को लंबी पूछताछ के बाद संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया था। ईडी ने संजय सिंह को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया। ईडी के वकील ने कहा कि संजय सिंह के घर पर पैसों की डिलीवरी हुई है। वकील ने संजय सिंह के घर 2 किस्तों में पैसा पहुंचने का दावा किया। सरकारी गवाह बने दिनेश अरोड़ा ने इस मामले में बयान दिया है। ईडी ने कोर्ट से संजय सिंह की 10 दिनों की हिरासत की मांग की। इस बीच आपके नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार पर कटाक्ष करते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि जिन लोगों को केजरीवाल ने ईमानदारी का सर्टिफिकेट जारी किया वे अब जेल में हैं। उन्होंने कहा कि सरगना की बारी भी आएगी जो अभी भी बाहर है। श्रीमान अरविंद केजरीवाल के पास जवाब नहीं है कि ये शराब घोटाले में जो शर्मसार इनको होना पड़ा है, उप मुख्यमंत्री से लेकर बाकी भी जेल गए हैं, लेकिन अभी किंगपिन बाहर है। किंगपिन का नंबर भी आएगा। उधर संजय सिंह की गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ में आपके कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच जमकर झड़प हुई। इसके अलावा दिल्ली में भी आपके कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि कानून अपना काम कर रहा है तो आपको इतनी बौखलाहट क्यों है। जब भ्रष्टाचार का डॉन पकड़ा जाता है तो उसके घर से बटुआ नहीं निकलता, उसके घर से चेन नहीं निकलता, उसके घर से कोई चोरी का टोटी नहीं निकलता, उसके घर से छर्रे और बंदूक नहीं निकलते, उसके घर से इंक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट्स अर्थात दस्तावेज निकलता है। दस्तावेज जो कई बार मोबाइल फोन के अंदर और कई बार लैपटॉप के अंदर बंद होता है, ऐसे दस्तावेज निकलते। जो लोग अपने आप को एक्स इनकम टैक्स कमिश्नर कहते हैं, वो लोग इसके मास्टरमाइंड थे। उन लोगों ने ये पॉलिसी बनाई और वो लोग ये सोचते थे कि वो कभी भी पकड़े नहीं जाएंगे। तो मैं जांच एजेंसियों को बधाई देता हूं कि उन्होंने इस पूरे मामले को क्रैक किया। वो इसकी सतह तक पहुंचे, कौन किससे मिला, कब मिला, कैसे मिला, कितने पैसे का लेन देन हुआ, एक्सचेंज हुआ। ईडी की कार्रवाई और संजय सिंह की गिरफ्तारी पर विपक्ष ने एकजुटता दिखाई है। तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव सहित कांग्रेसी नेताओं ने सरकार पर निशाना साधा है। दिल्ली सरकार के मंत्री आतिशी का आरोप है कि संजय सिंह के घर ईडी को कुछ भी नहीं मिला, ईडी केवल प्रोपेगेंडा कर रही है। 1 रुपए का भी सबूत 15 महीने में सामने नहीं आया है, लेकिन जैसे अभी तक 1 रुपए के भ्रष्टाचार का वो सबूत नहीं रख पाए, वो आगे भी नहीं रख पाएंगे। इस बीच राजधानी दिल्ली में भाजपा नेताओं ने राजघाट पर प्रार्थना की। इसमें दिल्ली के भाजपा सांसद, विधायक और नेता शामिल रहे। बापू की समाधि पर दिल्ली सरकार की सद्बुद्धि के लिए ये प्रार्थना की गई। करीब 1 घंटे तक भाजपा नेता महात्मा गांधी की समाधि पर राजघाट पर मौजूद रहे। दिल्ली भाजपा के सांसद, विधायक और वरिष्ठ नेता बापू की समाधि राजघाट पर हैं। क्यों आपको बैठना पड़ा बापू की समाधि पर? तो शराब घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग के तहत इनके 2 मंत्री पहले ही जेल में हैं, मनीष सिसोदिया जी और सत्येंद्र जैन जी। अब सांसद इनके राज्यसभा संजय सिंह भी जेल चले गए हैं। सारे इनके जो असूल हैं वो सब इन्होंने ताक पर रख दिए। कट्टर ईमानदार अपने आप को बताने वाले कट्टर बेईमान हो गए हैं, कट्टर भ्रष्ट हो गए हैं। ईडी की जांच के दौरान बिजनेसमैन दिनेश अरोड़ा का नाम भी सामने आया था। उसे ईडी ने जुलाई 2023 में इसी मामले में गिरफ्तार किया था। अब वो सरकारी गवाह बन गया है। दिनेश अरोड़ा ने ईडी को दिए अपने बयान में संजय सिंह को लेकर कई खुलासे किए हैं। जानकारी के मुताबिक ईडी की चार्जशीट में संजय सिंह पर 82 लाख रुपए का चंदा लेने का जिक्र है। दिल्ली शराब नीति केस में ईडी की दूसरी सप्लीमेंट चार्जशीट 2 मई को जारी की गई थी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने पिछले साल मई में तत्कालीन मंत्री सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया था।
हालांकि अब कोर्ट से उन्हें बीमारी के चलते अंतरिम जमानत मिल चुकी है। इस साल फरवरी में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को भी इसी घोटाले के आरोप में सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। उनकी जमानत को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने सिसोदिया की जमानत याचिका पर आगे की सुनवाई की तारीख 12 अक्टूबर तय की है। विकास सारथी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। अन्य खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले यहां वक्त एक ब्रेक का। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर नहीं, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। गोल्डी छोले मसाले, जहां जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। वाह भैया, तारी तो घनी धाकड़ पहचान से। अरे वाह मयंक, अरे तो धाकड़ पहचान हो रखी से। आजकल तो बड़े धाकड़ों से घनी पहचान हो रही हमारे मोहल्ले वालों की। सही कहे। मारी भी लग जाती सरकारी नौकरी अगर लोगों की तरह किसी धाकड़ आदमी से हमारी जान पहचान होती। हाँ भाई, धाकड़ से पहचाने में। भाई कौन है यो धाकड़, ताऊ या मामा? अरे न ताऊ न मामा, धाकड़ है मोदी जी और मनोहर लाल जी। उन्होंने बिना खर्ची पर्ची के मेरिट पर भर्ती कराई। तेरी और तेरे दोनों साथियों की भी लग सकती है अगर मेरिट हो। अब हरियाणा में खर्ची और पर्ची का झंझट हुआ खत्म। सरकारी नौकरी में भर्ती की प्रक्रिया को आसान बनाया। हरियाणा में अब मेरिट पर मिलती है हर नौकरी। मेरिट पर 1,10,000 भर्तियां हुई और 60,000 नौकरियों में भर्ती का काम है जारी। धाकड़ हरियाणा, जो ठाना वो कर दिखाया। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें, गारंटीड रिटर्न से लाखों कमाएं। ये लिमिटेड ऑफर सिर्फ आपके लिए। नागिन की आंख में कैमरा फिट होता है। तुम भी क्या बकवास में यकीन करती हो? आप भी तो वही कर रहे हो पापा। शेयर मार्केट में कोई गारंटेड रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता। ऐसा कोई मैसेज, मेल या ऐड दिखे तो समझिए गलत है। ऐसे स्कीम निवेशक के साथ धोखा है और कानूनन अपराध भी। कितनी बार तो समझाया आपको। समझकर इन्वेस्ट कर। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रिंदम बागची ने बताया है कि नई दिल्ली में कार्यरत दूतावास और मौजूद अफगान राजनयिकों के साथ भारत का विदेश मंत्रालय संपर्क में है। उन्होंने दोहराया कि नई दिल्ली में कनाडा के नई दिल्ली में राजनयिकों की बहुत अधिकता थी और वो देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहे थे। ऐसे में राजनयिकों की संख्या में समानता की मांग की है और इसी सिलसिले में आगे पहल हो रही है। Insofar as discussions on parity, as we mentioned earlier, given the much higher diplomatic presence of Canadian diplomats or diplomatic presence here in Canada and their continuing interference in our internal affairs, we had and we have sought parity in our respective diplomatic presence. Discussions are ongoing on the modalities of achieving this. Specific question by you, John, regarding dates, etc. Look, I would not like to get into the details of diplomatic conversations. As we mentioned, I think last week, given that Canadian diplomatic presence is very much higher, we would assume that there would be a reduction. केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा आयोजित तीसरे 2 दिवसीय एंटी टेरर सम्मेलन का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र और राज्य की एजेंसियों ने पिछले 9 वर्षों में देश में आतंकवाद के सभी स्वरूपों पर मजबूती से नकेल कसने में सफलता प्राप्त की है। गृह मंत्री ने कहा कि हमें सिर्फ आतंकवाद ही नहीं बल्कि इसके पूरे इकोसिस्टम को ध्वस्त करने की जरूरत है। न्यूजीलैंड में यहां वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे सिक्किम में राहत और बचाव कार्य जारी।
मैं क्या जी सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। बहुत हार्ड वर्क करते हो, मेरी तरह स्मार्ट वर्क करो। क्यों, लॉटरी लगी है? लॉटरी समझो, शेयर मार्केट की एक मस्त स्कीम में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, गारंटीड हाई रिटर्न्स आएंगे। आपके गारंटीड हाई रिटर्न्स कोई करण अर्जुन नहीं है जो जरूर आएंगे? मतलब बाबा, शेयर मार्केट में जोखिम होता है, कोई भी गारंटीड हाई रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता, ये गैर कानूनी है। अच्छा, हाँ। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। होंगे बच्चे स्वस्थ भले भूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। वाह भैया, तारी तो घनी धाकड़ पहचान से। अरे वाह मयंक, अरे तो धाकड़ पहचान हो रखी से। आजकल तो बड़े धाकड़ों से घनी पहचान हो रही हमारे मोहल्ले वालों की। सही कहे। मारी भी लग जाती सरकारी नौकरी अगर लोगों की तरह किसी धाकड़ आदमी से हमारी जान पहचान होती। हाँ भाई, धाकड़ से पहचाने में। भाई कौन है यो धाकड़, ताऊ या मामा? अरे न ताऊ न मामा, धाकड़ है मोदी जी और मनोहर लाल जी। उन्होंने बिना खर्ची पर्ची के मेरिट पर भर्ती कराई। तेरी और तेरे दोनों साथियों की भी लग सकती है अगर मेरिट हो। अब हरियाणा में खर्ची और पर्ची का झंझट हुआ खत्म। सरकारी नौकरी में भर्ती की प्रक्रिया को आसान बनाया। हरियाणा में अब मेरिट पर मिलती है हर नौकरी। मेरिट पर 1,10,000 भर्तियां हुई और 60,000 नौकरियों में भर्ती का काम है जारी। धाकड़ हरियाणा, जो ठाना वो कर दिखाया। सिक्किम में अचानक आई बाढ़ से भारी तबाही हुई है। इस बाढ़ के कारण अब तक 14 लोगों की मौत हो गई है। बाढ़ के कारण कई क्षेत्रों में घर, वाहन, पुल और सड़कें बह गई हैं। एनडीआरएफ की कई टीमें युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्यों में जुटी हुई हैं। सेना के लापता 22 सैनिकों की तलाश का अभियान भी जारी है। नागरिकों और पर्यटकों को चिकित्सा और टेलीफोन कनेक्टिविटी मुहैया कराई जा रही है। इस बीच राष्ट्रपति ने मुख्यमंत्री को फोन कर हालात की ताजा जानकारी ली है। भारत को दुनिया के प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय संस्था AIBD यानी एशिया प्रशांत इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट के अध्यक्ष के रूप में लगातार तीसरा कार्यकाल मिला है। AIBD की जनरल कॉन्फ्रेंस में भारत को अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। 1977 में स्थापित AIBD 50 वर्षों से अधिक पुराना संगठन है, जिसमें अभी 44 देशों के 92 सदस्य संगठन हैं। भारत इसके संस्थापक सदस्यों में से एक है और भारत का लोक सेवा प्रसारक प्रसार भारती संगठन में सूचना प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। सूचना और प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्रा ने कहा है कि ये दुनिया भर के प्रसारण संगठनों पर भारत पर भरोसा दर्शाता है। AIBD जो कि ब्रॉडकास्टिंग के लिए एशिया पैसिफिक की एक बड़ा संगठन है, जिसमें 92 से अधिक ऑर्गेनाइजेशंस और 26 कंट्री मेंबर समाविष्ट है, उसमें भारत को तीसरी बार कॉन्जिक्यूटिवली प्रेसिडेंटशिप मिली है। ये भारत के लिए एक बड़ा गर्व का अवसर है। ये दर्शाता है कि ब्रॉडकास्टिंग क्षेत्र में एशिया पैसिफिक में भारत का, प्रसार भारती का कितना नाम है, लोगों को कितना विश्वास है। नौसेना कर्मियों को ऑफलाइन रूप में लेन देन करने की सुविधा प्रदान करने के लिए एक कार्ड लॉन्च किया गया है। SBI नेव कैश कार्ड का उपयोग ऑनलाइन मोड के साथ साथ ऑफलाइन मोड में भी बैंकों से सीधे संपर्क के बगैर इस्तेमाल हो सकता है। भारतीय नौसेना की ओर से आयोजित स्वावलंबन 2 सेमिनार में कार्ड लॉन्च हुआ। डिजिटल इंडिया का विस्तार अब समुद्र तक हो गया है। भारतीय नौसेना और भारतीय स्टेट बैंक एक अनोखा इलेक्ट्रॉनिक कैश यानी ई कैश कार्ड लेकर आए हैं। भारतीय नौसेना और भारतीय स्टेट बैंक ने नेव कैश कार्ड लॉन्च किया है, एक अनोखा ई कैश कार्ड जो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में काम कर सकता है। नेव ई कैश कार्ड के लॉन्च पर नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरिकुमार ने कहा कि भारत सालाना 100 अरब से अधिक डिजिटल वित्तीय लेन देन दर्ज करने के साथ
दुनिया में अग्रणी है और ये संख्या लगातार बढ़ रही है। ये एक बड़ा कदम है क्योंकि भारत पूर्ण आत्मनिर्भरता और डिजिटल परिवर्तन पर नजर रखता है। SBI NAV ई-कैश कार्ड पूरे नौसेना में लागू किया जाएगा। The system has been successfully tested and tried on board a ship each at the Western Naval Command, Eastern Naval Command and the Southern Naval Command in addition to INS Vikramaditya. So today we'll be taking a giant step with the SBI when the Honorable RM launches the SBI NAV e-cash card for implementation pan-Navy. I would like to bring to the notice of the audience here that this system is ready for implementation every domain where there are restrictions on real-time internet connectivity or internet usage or where there is non-availability of internet due to being in a remote location. NAV ई-कैश कार्ड को भारतीय नौसेना के एक अधिकारी द्वारा बनाया गया और फिर SBI द्वारा इसे लागू किया गया है। भारतीय नौसेना के अधिकारियों ने कहा कि विमानवाहक पोत INS विक्रमादित्य सहित कई भारतीय नौसेना जहाजों पर कठोर परीक्षण के बाद इस अभूतपूर्व कार्ड को लॉन्च किया है। ये एक डुअल चिप डेबिट कार्ड है जिसे खासतौर पर नौसेना कर्मियों को ऑफलाइन लेन देन करने की सुविधा प्रदान करने के लिए विकसित किया गया है। नंदिता डागर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और इसी के साथ न्यूज़ आइट में आज बस इतना ही, लेकिन एशियाई खेलों में भारत ने आज जिस तरीके से 5 पदक अपने नाम किए, खेल की ये और अन्य खबरों के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। आप देखिए हमारा स्पोर्ट्स रैप। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। एशियाई खेलों में तीरंदाजी में ज्योति सुरेखा, अदिति गोपीचंद और परनीत कौर ने महिला कंपाउंड टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने में सफलता पाई। भारतीय महिलाओं ने फाइनल में चीनी ताइपे को कड़े संघर्ष में 230 और 229 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। महिलाओं के बाद भारतीय तीरंदाजी पुरुष कंपाउंड टीम ने भी स्वर्ण पदक जीतने में सफलता पाई। तीरंदाज ओजस देवताले, अभिषेक वर्मा, प्रथमेश जावकर की तिकड़ी ने गोल्ड मेडल पर कब्जा जमाया। पुरुष कंपाउंड टीम ने दक्षिण कोरिया को 235-230 के अंतर से हराकर यह स्वर्ण पदक अपने नाम किया। स्क्वॉश में भारत को मिश्रित युगल में स्वर्ण पदक हासिल हुआ। भारत की दीपिका पल्लिकल, हरिंदर पाल सिंधु की जोड़ी ने देश के लिए यह स्वर्ण पदक जीता। भारतीय जोड़ी ने फाइनल में मलेशिया की जोड़ी को 2-0 से हराया। बैडमिंटन में पुरुष एकल में भारत के HS प्रणॉय ने सेमीफाइनल में स्थान बनाकर पदक पक्का कर लिया। क्वार्टर फाइनल में उन्होंने मलेशिया के ली जी जिया को 21-16, 21-23, 22-20 से शिकस्त दी। इसके साथ ही उनका मेडल भी पक्का हो गया। वह ऐसा करने वाले देश के दूसरे पुरुष बैडमिंटन खिलाड़ी बन गए हैं। स्क्वॉश में पुरुष एकल के फाइनल में सौरव घोषाल को हार का सामना करना पड़ा। उन्हें रजत पदक से ही संतोष करना पड़ा। सौरव घोषाल 2006 से एशियन गेम्स में लगातार 5 व्यक्तिगत पदक जीतने वाले पहले भारतीय स्क्वॉश खिलाड़ी बन गए। कुश्ती में भारत की पहलवान अंतिम पंगाल ने कांस्य पदक हासिल किया। रैपिचेस मुकाबले में अंतिम पंगाल ने महिलाओं के 53 किलोग्राम भार वर्ग में मंगोलिया की पहलवान को हराया।